Good evening, dear students. Myself P.L. Nareda, Assistant Professor, Government College Canvas, and today I am going to teach you a poem or a sonnet, The Sea and the Skylark, composed by Gerard Manley Hopkins. The Sea and the Skylark, Gerard Manley Hopkins. यहाँ पे दो वर्ड है, द सी एंड द स्काईलार्क, समुद्र और स्काईलार्क चकवा पक्षी। जेरार्ड मैनली हॉपकिंस ने एक कविता लिखी है और जेरार्ड मैनली हॉपकिंस के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। द पोइट्स फुल नेम वाज जेरार्ड मैनली हॉपकिंस। जीएम हॉपकिंस की जो फुल फॉर्म है वो है जेरार्ड मैनली हॉपकिंस। हॉपकिंस इज़ अ लिटरेरी जायंट, वो बहुत बड़ा विद्वान था। ही वॉज अ प्रीस्ट एंड टीचर, वो प्रीस्ट और टीचर दोनों ही था। ही वॉज ऑल्सो स्कॉलर एंड ए स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक एंड हैड ए ग्रेट क्यूरियसिटी टू लर्न। उसके अंदर सीखने की बहुत जिज्ञासा थी। क्यूरियसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। ही बिलोंग टू द विक्टोरियन एज बट ही रोट वेरी मॉडर्न पोइट्री। हालांकि वो विक्टोरियन एज से बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी उसने मॉडर्न पोइट्री लिखी है। ही वॉज अ डीपली रिलीजियस पोइट। ही बिगेन टू स्प्रिंग रिदम विच वाज अ न्यू रिदम। वो जीएम हॉपकिंस एक धार्मिक कवि है, बहुत सारी रिलीजियस कविताएं वो लिखता है गॉड के बारे में, और उसने एक नई रिदम की खोज की है जिसको स्प्रंग रिदम कहा जाता है। स्प्रंग रिदम। He uses alliteration in his poetry. He wrote about the glory of God in his poetry, the sea and the skylark. उसने गौरव गान किया है ईश्वर का। The sea and the skylark was written while Hopkins was studying at Jesuit Theologiate सेंट ब्यूनोस इन नॉर्थ वेल्स। जिस कविता का मैं जिक्र कर रहा हूँ, द सी एंड द स्काईलार्क, ये कविता उस समय लिखी गई थी जब जीएम हॉपकिंस जेसुइट थियोलॉजिएट सेंट ब्यूनोस कॉलेज में नॉर्थ वेल्स में पढ़ रहा था। 3 साल के लिए अध्ययन के लिए वो वहाँ पे गया था। ही रॉट मैनी ऑफ हिज बेस्ट नाउन पोएम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पीरियड के दौरान उसने खूब सारी कविताएं लिखी है। हम सी एंड स्काईलार्क के बारे में पढ़ते हैं। द सी एंड द स्काईलार्क इज़ ए सोनेट रिटन इन 1877। ये एक सोनेट है और 1877 में लिखा गया था। इट वाज रिटन इन रायल, ए सी साइड टाउन। ये रायल नामक कस्बे में लिखा गया था। जब शाम के समय हॉपकिंस घूमने जा रहा था तो एक तरफ उसके सागर था रायल नामक शहर में, सी साइड टाउन में, और दूसरी तरफ उसको ऊपर आसमान में स्काईलार्क की आवाज़ सुनाई दी, और उन चीज़ों से प्रभावित होकर के हॉपकिंस ने एक कविता लिखी है। हॉपकिंस लिव्ड इन रायल फॉर 3 years टू कंप्लीट हिज रिलीजियस स्टडी। रायल में हॉपकिंस क्यों गया था? उसकी जो रिलीजियस स्टडी है उसको पूरा करने के लिए। कविता का थीम क्या है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। दिस पोएम कंट्रास्ट द ब्यूटी ऑफ नेचर विद द अगलीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। सबसे पहली बात तो ये है, ये कविता एक कंट्रास्ट बताती है। कंट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंस, भेद। किस किस के चीज़ बीच में? ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की ब्यूटी के बीच में, और अगलीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन की कुरूपता के बीच में ये एक भेद बताती है। मैन एंड दिस सिविलाइजेशन आर स्लोली गेटिंग ruin। मैन एंड दिस सिविलाइजेशन, मनुष्य और मनुष्य की बनाई हुई ये सभ्यता, सिविलाइजेशन, आर स्लोली गेटिंग ruin, बर्बाद होती जा रही है। नथिंग विच इज़ मेड बाय मैन इज़ परमानेंट। मनुष्य के द्वारा बनाया गया कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है।
इन कंट्रास्ट, जबकि नेचर इज फ्रेश एंड ब्यूटीफुल, प्रकृति जो है बड़ी खूबसूरत है, फ्रेश है। द पोइट हियर्स टू नेचर साउंड्स, कवि दो नेचर साउंड सुनता है। एंड ही इज़ वेरी इम्प्रेस, और वह उन चीज़ों से बहुत प्रभावित होता है। प्रकृति की दो आवाज़ें उसको सुनाई देती है और वो उन चीज़ों से बहुत प्रभावित होता है। इन द फर्स्ट 4 लाइन्स हॉपकिन कंपेयर्स टू एंशियंट साउंड्स, दैट ऑफ द सी एंड दैट ऑफ द सॉन्ग बर्ड द स्काईलार्क। पहला जो स्टेंजा है उसमें कवि ने 2 आवाज़ों की तुलना की है, एक तो समुद्र की आवाज़ और दूसरी पक्षी की आवाज़ अर्थात स्काईलार्क की आवाज़। द फर्स्ट क्वार्ट्रेन, चूँकि ये एक सोनेट है और पेट्रार्कन सोनेट है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वार्ट्रेन है डील्स विद द सी, वो समुद्र के बारे में बताता है। हॉपकिंस इज वॉकिंग अलोंग द शोर नियर द नॉर्थ वेल्स टाउन रायल। हॉपकिंस समुद्र के किनारे घूम रहा था और वहाँ पे उसने ये आवाज़ें सुनी थी। इट इज़ 6 or 7 माइल्स फ्रॉम द कॉलेज, ये उसके कॉलेज से 6-7 मील दूर था। द अदर इज़ द साउंड ऑफ स्काईलार्क, दूसरी ओर जो उसने आवाज़ सुनी वो थी स्काईलार्क की, विच सिंग्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, जो बहुत ही खूबसूरत गाने गाता है। द सॉन्ग्स ऑफ स्काईलार्क हैव इटर्नल प्योरिटी, स्काईलार्क के गीत में बहुत ही अद्भुत पवित्रता है। ऑन द अदर हैंड द साउंड मेड बाय ह्यूमन बींग्स इज़ वेरी अगली, जबकि मनुष्य के द्वारा बनाए गए साउंड बहुत ही अगली है, बहुत क्रूप है। मनुष्य जो है जो बोलता है दूसरे को चुभने वाला बोलता है। द सिविलाइजेशन इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेट ऑफ स्लाइम, ये जो सभ्यता है मनुष्य द्वारा निर्मित सभ्यता कीचड़ की ओर बढ़ रही है। स्लाइम का मतलब होता है कीचड़, अवन्नति। द मूड ऑफ द पोइट इज जोयस इन द ऑक्टेव, फर्स्ट जो ऑक्टेव है उसमें कवि का मूड जोयस है, आनंददायी है। वेरी डिस्क्राइब्स द नेचुरल साउंड ऑफ द सी, जहाँ पर वह नेचुरल साउंड जो है समुद्र का उसको हमें बताता है। ही रेफर्स टू वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ द मून, वो हमें वैक्सिंग और वेनिंग बताता है, चंद्रमा का घटना और बढ़ना। इस तरह से हम देखते हैं पूरी कविता बहुत ही अच्छी तरीके से सुगठित है। he also refers to the skylark singing, वो स्काईलार्क के गाने को भी हमें बताता है। इन द सस्टेट, कविता का जो सेकंड पार्ट है जिसको हम सस्टेट कहते हैं, द मूड ऑफ द पोइट चेंजेज इनटू सोरो, कवि का मूड जो है दुख में बदल जाता है। जब वो मनुष्य के बारे में सोचता है तो दुख से भर जाता है। इट इज़ ए रेगुलर पेट्रार्कन सोनेट, ये पेट्रार्कन सोनेट है। राइम स्कीम इसकी जो है वो है ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी। देयर इज़ अ क्लियर डिवीज़न बिटवीन ऑक्टेव एंड सस्टेट, कविता सोनेट जो है उसके 2 भाग हैं, ऑक्टेव और सोनेट सस्टेट, और उनमें क्लियर डिवीज़न है, उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्वार्टरेंस ऑफ 2 टर्सेट, फर्स्ट जो है 2 भागों में बटे हैं ऑक्टेव, ऐसे ही सस्टेट जो है वो भी 2 भागों में बटा है जिसको टर्सेट कहा जाता है। ही स्पीक्स ऑफ टोटल डिक्लाइन ऑफ मैन, पूरी तरह से मनुष्य के पतन के बारे में कविता है। द लव ऑफ द पोइट इज़ पेसिमिस्टिक, कवि जो है उसके पेसिमिस्टिक प्रेम को दिखाती है, निराशावादी। पेसिमिस्टिक का अपोजिट ऑप्टिमिस्टिक होता है। द पोइट हैज़ यूज एलिट्रेशन इन मेनी लाइन्स, बहुत सारी कविताओं में कवि ने एलिट्रेशन का प्रयोग किया है। दिस सोनेट वॉज रिटन व्हेन हॉपकिंस वाज एट द पीक ऑफ हिज पोइटिक टैलेंट, ये सोनेट उस समय लिखा था जब हॉपकिंस उसकी टैलेंट की पीक पे था, ऊंचाइयों के शिखर पे था। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड इंग्लिश पोइट, बहुत ही टैलेंटेड इंग्लिश पोइट है। ही मेड मैनी स्वीपिंग रिफॉर्म्स इन पोइटिक टेक्निक, उसने काव्य प्रतिभा में, काव्य की जो टेक्निक है उसमें बहुत सारे सुधार किए हैं। ही मेड प्रेस पोइट्री, कविता को प्रेस बना दिया। ही गेव प्रेस विटैलिटी टू द लैंग्वेज ऑफ द पोइट्री, कविता की जो भाषा होती है वो कैसी होनी चाहिए इस पे उसने बहुत सुधार किए हैं।
अब हम कविता को स्टार्ट करते हैं। ऑन ईयर एंड ईयर, दोनों कानों की तरफ, टू नॉइजेज, दो आवाज़ें, टू ओल्ड जो बहुत पुरानी है, टू एंड जिनका एंड नहीं होगा, सुनाई देती है। द पोइट सेज दैट आई हियर्स, आई लिसन टू नॉइजेज टू माई बोथ ईयर्स। कवि कहता है कि मुझे मेरे दोनों कानों की तरफ दो आवाज़ें आ रही है जो बहुत पुरानी है। यहाँ पे टू का प्रयोग है, इसमें बाद वाले टू का मतलब नोट हो जाता है। ऑन ईयर एंड ईयर, टू नॉइजेज, दो आवाज़ें, टू एंड जिनका एंड नहीं होगा, टू ओल्ड जो बहुत पुरानी है। ट्रेंच, राइट, कवि कह रहा है कि जो राइट कान है मेरा, उधर ट्रेंच की आवाज़ आ रही है। ट्रेंच से मतलब होता है खाई, यहाँ खाई से मतलब है समुद्र से। जो मेरा राइट ईयर है उधर समुद्र की आवाज़ आ रही है। द टाइड दैट रैम्प्स अगेंस्ट द शोर, और उस समुद्र में टाइड आया हुआ है, ज्वार आया हुआ है जो रैंप कर रहा है, थपेड़े मार रहा है अगेंस्ट द शोर, तट के अगेंस्ट। उस समुद्र में ज्वार आया हुआ है और वो ज्वार जो है टकरा रहा है अगेंस्ट द शोर। विद ए फ्लड और फॉल, लो लल ऑफ लोल ऑल रोर। देखिए, द पोइट यूजेस हियर एलिटरेशन, कवि ने कितने सुंदर एलिटरेशन का प्रयोग किया है। विद अ फ्लड और फॉल, उसमें समुद्र में फ्लड आ जाता है, कभी फॉल आ जाता है। लो लल, फिर शांत हो जाता है, और ऑल रोर, फिर अचानक गर्जन हो जाती है। समुद्र में शांति छा जाती है, ज्वार आ जाता है, भाटा आ जाता है। ज्वार भाटा से मतलब है उतार चढ़ाव। विद अ फ्लड, तूफान आता है, फॉल फिर ज्वार के बाद भाटा उतार आता है, लो लल फिर शांति छा जाती है, और ऑल रोर फिर अचानक गर्जन स्टार्ट हो जाती है। फ्रीक्वेंटिंग देयर वाइल मून सेल्वियर एंड वेंड, और ये सब चीज़ें कब होती है? फ्रीक्वेंटिंग बार बार होती है, वाइल कब, देयर, ये चीज़ें ज्वार भाटा जो है समुद्र में फ्रीक्वेंटिंग चलता रहता है। वाइल मून सेल वियर एंड वेंड, जब चंद्रमा घटता बढ़ता है। वियर एंड वेंड, घटता है बढ़ता है। जब चंद्रमा घटता है बढ़ता है तो ये समुद्र में ज्वार जो है आता है और भाटा आता है। देखिए, ये एक ज्योग्राफिकल फैक्ट है। जब चंद्रमा पूरी तरह से चमकता है तो समुद्र में ज्वार आता है, और जब चंद्रमा कम हो जाता है तो समुद्र में शांति छा जाती है। इसी को कवि ने यहाँ पे बताया है। ऐसा का ऐसा ही हमने वर्ड्सवर्थ की कविता में पढ़ा था, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। उसमें समुद्र को प्रेमिका बताया था, चंद्रमा को लवर बताया था। चंद्रमा जो है उससे मिलने के लिए समुद्र ऊपर उठ रही है, और यहाँ भी वही स्थिति है। तो एक तरफ जो है हॉपकिंस समुद्र की आवाज़ सुनता है जिसमें उफान आया हुआ है। लेफ्ट हैंड, अब देखिए, लेफ्ट हैंड की तरफ मतलब लेफ्ट कान की तरफ, ऑफ लैंड, जमीन से ऊपर। राइट हैंड की तरफ जो आवाज़ थी वह जमीन की आवाज़ थी। लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट ईयर की तरफ, ऑफ लैंड, जमीन से ऊपर। आई हियर, मैं सुनता हूँ, द लार्क असेंड, लार्क स्काई लार्क को, असेंड ऊपर। लेफ्ट हैंड की तरफ मैं स्काई लार्क को ऊपर उठते हुए सुनता हूँ, और क्या सुनता हूँ? हिज रेस फ्रेश, उसका तरोताजा, रीवाइंडेड, नया बनाया गया। रीवाइंड, जिसको वाइंड किया गया है, और रीवाइंड इन्हें बार बार वाइंड किया गया है, रीवाइंडेड। न्यू, नया, स्किन, बुना हुआ, स्कोर, गीत, अभी अभी जिसको तरोताजा ही, स्किन बनाया गया, स्कोर गीत। न्यू, नया नया। और मैं लेफ्ट हैंड की तरफ क्या सुनता हूँ? हिज रेस प्रेस, उसका तरोताजा, रीवाइंडेड, जिसको अभी अभी फिर से वाइंड किया गया है, मोड़ के। न्यू, नया, स्किन बनाया गया, स्कोर, गीत सुनता हूँ। और ये गीत कैसे आ रहा है? वहाँ से, आसमान से। इन क्रिस्प ऑफ कर्ड, इन क्रिस्प
ऑफ कर्ल ऑफ वाइल्ड विंच वर्ल्ड एंड पॉर। इन क्रिस्प्स ऑफ कर्ल, कर्ल का मतलब होता है घुंघराले, क्रिस्प गुच्छे, जैसे बालों के गुच्छे। इन क्रिस्प ऑफ कर्ल, कर्ल का मतलब होता है घुंघराले, क्रिस्प गुच्छे ऑफ वाइल्ड विंच वर्ल्ड। वाइल्ड विंच, विंच का मतलब होता है चरखी, उसमें वर्ल्ड घूम करके, जैसे गन्ने की रस निकालने की चरखी होती है, उसमें गन्ना जो है घूम करके आता है। फिर ऐसे ही उस स्काईलार्क का गीत जो ऑलरेडी क्रिस्प ऑफ कर्ल की तरह है, घुमावदार घुंघराले बालों का गुच्छे की तरह, ऑफ वाइल्ड विंच वर्ल्ड, जो घूम करके पौर उड़ेल रहा है। देखो स्काईलार्क का गीत सीधा नहीं आ रहा है, घुंघराले बालों के गुच्छे की तरह, चरखी में जैसे घूम करके आता है वैसे पौर उड़ेल रहा है। एंड पेल्ट म्यूजिक, स्काईलार्क के बारे में कवि ने कहा है पेल्ट म्यूजिक, वो म्यूजिक फेंक रहा है वहां से। पेल्ट का मतलब होता है फेंकना। टिल नन्स टू स्पिल नॉर स्पेंड, टिल और कब तक, नन्स टू स्पिल जब तक ये खत्म, जब तक उसके पास है। टिल नन्स टू स्पिल, जब तक ये छलक न जाए, जैसे जाम छलक जाता है, उफन जाता है, जब तक ये उफन नहीं जाए। नॉर स्पेंड, और जब तक ख़त्म ना हो जाए, जब तक फेंक रहा है। स्काईलार्क जो है उस गीत को कब तक फेंक रहा है। एंड पेल्ट म्यूजिक, वहाँ से म्यूजिक जो है उसको फेंक रहा है। टिल नन्स टू स्पिल, जब तक कि ये स्पिल ना हो जाए, जब तक छलक ना जाए। नॉर स्पेंड, या जब तक ख़त्म ना हो जाए ये। हाउ दिस टू सेम दिस सेलो एंड फ्रेल टाउन। यहाँ पर कवि जो है अपने ऑक्टेव को समाप्त करता है। चार चार पंक्तियों की दो क्वार्ट्रेन, दो स्टेंजा। क्वार्ट्रेन्स मतलब चार पंक्तियाँ, और उसके दो स्टेंजा यहाँ पे हमने पढ़े। एक में समुद्र की आवाज़, दूसरे में स्काईलार्क की आवाज़। दोनों कवि को बहुत खुश कर देती है। ही इज़ इन द मूड ऑफ हैप्पीनेस। एंड नाउ सी द स्टेट ऑफ द सनेट। हाउ दीज टू सेम, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों आवाज़ें सेम, कितनी शर्मनाक है, कितनी गंदी लगती है। दिस सेलो एंड फ्रेल टाउन, इस सेलो, इस चिछले और फ्रेल टाउन को, कमज़ोर शहर को। कभी रायल शहर में रह रहा था, लेकिन उसने नाम नहीं दिया है कहीं पे कि इस रायल शहर को ये आवाज़ें कितनी बुरी लगती है, क्योंकि उसने कविता को यूनिवर्सल बना दिया है। हाउ दीज टू सेम, ये दोनों चीज़ें कितनी शर्मनाक है, कितनी भद्दी है। दिस सेलो एंड फ्रेल टाउन, इस चिछले और कमज़ोर शहर के लिए। हाउ रिंग राइट आउट अवर सॉडी टर्बिड टाइम। हाउ रिंग राइट आउट, हम कैसे रिंग से बाहर हो गए हैं। हाउ कैसे, रिंग राइट, जो राइट रिंग है, जो सही घेरा है, आउट उससे बाहर हो गए हैं। आवर सॉडिड टर्बिड टाइम, सॉडिड का मतलब होता है गंदा, टर्बिड का मतलब भी गंदा, टाइम समय, हमारा समय कितना गंदा आ रहा है, ये समय जो है कितना बेकार है। हाउ रिंग राइट आउट, हम जो सही रिंग थी, प्रकृति का जो गोल घेरा था, प्रकृति की जो चीज़ें थी, उनसे हम कैसे आउट हो गए हैं। आवर सॉडिड टर्बिड टाइम, हमारा समय बहुत गंदा है, बहुत गंदा चल रहा है। वर्ड्सवर्थ ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए थे उसकी पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच में, जहाँ वो कहता है वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम मज़े से बाहर हो गए हैं। बीइंग प्योर, एक समय ऐसा था जब हम पवित्र थे। वी, हम, बीइंग प्योर, पवित्र थे। लाइफ्स प्राइड, जीवन के प्राइड थे। एंड केयर फॉर क्राउन, और ताज की परवाह करते थे। क्राउन मतलब ताज, ताज से मतलब है उच्च चीज़ों की, श्रेष्ठ बनने की हम कोशिश करते थे। बीइंग प्योर, कभी हम पवित्र थे। वी, लाइफ्स प्राइड, जीवन के गर्व थे। एंड केयर फॉर क्राउन,
और श्रेष्ठ बनने की परवाह करते थे, ताज की परवाह करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है? हैव लॉस्ट दैट चीयर एंड चार्म। चीयर एंड चार्म, हमने वो चीयर और चार्म खो दिया है। चीयर मतलब खुशी, चार्म मतलब आकर्षण। ऑफ अर्थ्स फास्ट प्राइम, जो धरती का चरमोत्कर्ष था। प्राइम का मतलब होता है चरमोत्कर्ष। पास्ट भूतकाल में, अर्थ्स धरती का, जो भूतकाल में इस धरती के लोगों का चीयर और चार्म था, उसको हमने खो दिया है। आवर मेक एंड मेकिंग ब्रेक, हमारी जो मेक है, बनाने की कला, मेकिंग छापा, दो चीज़ें हैं, आवर मेक एंड मेकिंग। एक तो छाप और दूसरा बनाने की कला। ब्रेक, वो दोनों टूट गई है। आर ब्रेकिंग डाउन, अभी टूटती जा रही है। अभी तो सभ्यता का कम ही विनाश हुआ है, आगे जाके देखना सभ्यता कितनी पतन की ओर चल जाएगी, ये कवि यहाँ पे कह रहा है। आवर मेक एंड मेकिंग आर ब्रेक, हमारी निर्माण कला और हमारे निर्माण करने की क्षार्य क्षमता आर ब्रेकिंग डाउन, खत्म हो चुकी है। और टू मेंस लास्ट डस्ट, ये खत्म होती जाएगी। कब तक? जब तक हम मरेंगे तब तक। मेंस लास्ट डस्ट, मनुष्य की अंतिम मिट्टी तक। यहाँ अंतिम मिट्टी से मतलब है जब तक मनुष्य मरेगा तब तक। ड्रेन पास्ट, हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। ड्रेन पास्ट, तेज गति से ड्रेन आगे बढ़ रहे हैं। टुवर्ड मैंस फर्स्ट स्लाइम, मनुष्य की पहली गलती की ओर। मैंस फर्स्ट स्लाइम, स्लाइम का मतलब है गलती या कीचड़। जब मनुष्य ने पहली बार कीचड़ में पैर रखा, पहली बार गलती की, उसकी ओर हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। कभी यहाँ पर हमें एडम और ईव की ओर संकेत कर रहा है। जब एडम और ईव ने पहली बार गलती की और उन्होंने अपना स्थान स्वर्ग में से खो दिया था। तो स्टूडेंट्स, ये एक पेट्रार्कन सोनेट है जिसमें एक ऑक्टेव होता है। फर्स्ट 4 लाइंस के 2 स्टेंजा ऑक्टेव, और बाद में बची हुई 6 लाइन के 2 स्टेंजा, जिनमें 3-3 लाइन होती है, वो टर्सेट कहलाती है, उसको सस्टेट कहते हैं। और इसकी राइम स्कीम जो होती है ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी, इस तरह से होती है। स्टूडेंट्स, इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। थैंक्स।